भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री वीरेंद्र वल्लिया जी, जिला प्रभारी श्री गणेश ठुकराठी, विधायक श्रीमती मीना गंगोला, प्रभारी विधानसभा श्री गिरीश जी जोशी, संयोजक विधानसभा श्री कुशाल सिंह जी भंडारी, श्री सुरेश जी जोशी, श्री मीनू बिष्ट, जयश्री पाठक, नगर पंचायत अध्यक्ष अर्चना गंगोला ब्लॉक प्रमुख, विनीता बाफीला ब्लॉक प्रमुख, श्री दर्पण कुमार, गीता ठाकुर, गोपाल राम और भुवन आर्य और नारायण जी। नारायण राम जी, आपने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। एक बार तालियां बजाकर इनका स्वागत करिए। और यहां पर मौजूद गंगोली हाट के मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद गंगोली हाट में पहली बार किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आया हूं। पहली बार आया हूं कि इसके पहले भी आया? आए हैं? याद है? अरे कमाल है। कब आया था? 2012 में। 2012 में आया था, तब की बात आपको याद है। मान गए गंगोली हाट को। बहनों भाइयों, देर से आया हूं लेकिन पूरी तरह से दुरुस्त आया हूं। फिर भी आप लोगों ने बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर गंगोली हाट के सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आप सबको जानकारी है, उत्तराखंड राज्य का विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 78 लाख मतदाता अपना मतदान करके उत्तराखंड राज्य के भविष्य को लिखने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड को राज्य बनाया था तो उनकी यह सोच थी कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बनना चाहिए जो कि अपने में एक आदर्श राज्य हो। और उन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाते समय इसे एक विशेष दर्जा भी दिया था। और उनका तो यह भी मानना था कि उत्तराखंड राज्य का ऐसा विकास होगा कि यह उत्तराखंड राज्य केवल हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का आकर्षण का केंद्र नहीं बनेगा, बल्कि सारी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए उत्तराखंड राज्य एक आकर्षण का केंद्र है। लेकिन उस समय उत्तराखंड राज्य को एक जो पहाड़ी स्टेटस, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट केंद्र में आई और इस राज्य में आई तो इस स्पेशल स्टेटस को समाप्त कर दिया। आज वह कांग्रेस पार्टी फिर से आपसे वोट मांगने के लिए आ रही है, जिसने इस उत्तराखंड राज्य का एक स्पेशल स्टेटस ही समाप्त कर दिया था। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने 2014 में, तो बहनों भाइयों फिर से उत्तराखंड को एक स्पेशल कैटेगरी में लाकर खड़ा करने का काम किया है, ताकि उत्तराखंड का विकास तेजी के साथ हो सके। मैं दिल्ली देहरादून हाईवे की याद दिलाना चाहता हूं। दिल्ली देहरादून हाईवे, जब मैं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, खंडूरी जी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, उस समय उन्होंने उसे स्वीकृत कराया था मुझसे 2000 में। और बहनों भाइयों, मुझे आश्चर्य है, लंबे समय तक जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में उत्तराखंड की, यहां पर राज्य में यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, तो इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण नहीं हो पाया। अब जाकर कुछ ही समय पहले इसके निर्माण कार्य पूरा हुआ है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मैं यही कहना चाहूंगा मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, हमारी यह नीति है। और इसी नीति के तहत हम भारत की राजनीति में अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यह कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस समेत
बाकी पार्टियों की क्या हालत है? कांग्रेस समेत सारी राजनीतिक पार्टियां घर का साथ, खुद का विकास, सब पर अविश्वास और अकेला प्रयास, इसी के सहारे ये चुनाव लड़ रही हैं। इनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं। कांग्रेस में तो कांग्रेस की हालत यह हो गई है, उत्तराखंड में वह नेता घोषित करने की स्थिति में नहीं है। कौन नेता बने, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कांग्रेस के जीतने के बाद, यह तय नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अधिकृत रूप से कांग्रेस ने किसी नेता की घोषणा नहीं की है। घर में ही आग लगी हुई है, अंदर ही अंदर चिंगारी सुलग रही है। और घर को आग लगी है, कांग्रेस के घर को आग लगी है, तो घर के चिराग से ही आग लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, डंके की चोट पर हम लोगों ने कहा है हमारी सरकार बनेगी, सीधा सरल सज्जन नौजवान मुख्यमंत्री बनेगा तो पुष्कर धामी बनेगा। बहनों भाइयों, हम लोगों ने डंके की चोट पर घोषणा की। मैं कांग्रेस के संबंध में कहना चाहूंगा, न इनकी कोई नीति है, न इनका कोई नियत है, और न इनका विकास करने में कोई विश्वास है। कांग्रेस ने सदैव देश को लूटा है, प्रदेश को लूटा है। अब और नहीं लूटने देंगे। इनकी बात झूठी, हर वादा झूठा। अब और नहीं झुकने देंगे हम इस उत्तराखंड को। बहनों भाइयों, यह मैं आप सबको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। जहां तक हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का प्रश्न है, वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सौम्य, और उनका नाम भी पुष्कर है। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा, न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में चुनाव के मैदान में हमारी पार्टी ने बहनों भाइयों उतारा है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के लिए आप सबसे वोट मांगने आए हैं। और मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा, पिछला इतिहास उठाकर देखिए, पिछला इतिहास उठाकर देखिए। जब यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तेजी से विकास हुआ है। कांग्रेस पार्टियों को भी हुकूमत करते हुए लंबे समय तक आपने देखा, केंद्र में भी, और लंबे समय तक उत्तराखंड राज्य में भी किसी पार्टी ने हुकूमत की है तो कांग्रेस ने की है। उत्तराखंड का इन लोगों ने कितना विकास किया है। लेकिन जो ही हमारी केंद्र में सरकार बनी, मेरे बहन भाइयों, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। मैं पीछे की बात तो नहीं दोहराना चाहूंगा। और यहां पर हमारी सरकार थी, 1 साल के अंदर उत्तराखंड के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का काम हम लोगों ने किया है। आज तक उत्तराखंड के इतिहास में कभी भी 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश नहीं हुआ। यह कोई छोटी बात नहीं है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना रहा है, उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाने का, एक विकसित राज्य बनाने का, बहनों भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाकर ही दम लेगी, एक विकसित राज्य बनाकर ही दम लेगी। मैं यह आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। यह हम लोगों का संकल्प है। और मैं यह भी आपको बतलाना चाहता हूं, मैं कामों की यदि चर्चा करूं तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपके भरोसे को, आपके विश्वास को किसी भी सूरत में नहीं टूटने देगी।
हमारा पिछला इतिहास उठाकर देखिए, जो हम लोगों ने कहा है वो हम लोगों ने किया है। हम भारत की राजनीति में किसी भी सूरत में विश्वास का संकट नहीं पैदा होने देंगे। विश्वास, भरोसा, यही हमारी साख है, यही हमारी पूंजी है। हम इसको किसी भी सूरत में मेरे बहनों भाइयों टूटने नहीं देंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1951 में 1951 हम भारतीय जनसंघ के रूप में उस समय काम कर रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, जिस दिन भारत की संसद में हमको पूर्ण बहुमत मिल जाएगा कि जम्मू कश्मीर, जिसको धारा 370 के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ है, उस धारा 370 को हम चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। और आपने देखा कि जो ही हमको संसद में बहुमत मिला, बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर के धारा 370 को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर राज्य का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोगों ने इतना पहले कहा था और उस वचन को हमने पूरा किया जब हमको संसद में, दोनों सदनों में हमको बहुमत मिल गया। हम लोगों ने यह भी कहा था कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, आज जाकर अयोध्या में देख सकते हैं, वहां पर भव्य राम मंदिर की एक बड़ी अट्टालिका खड़ी हो रही है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग वहां दर्शन करने के लिए आएंगे। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। हमारा मानना है कि भारत का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया। भारत का विभाजन हो जाने के बाद बहनों भाइयों, जो वहां पर हिंदू, सिख, पारसी, यहूदी, यह सब सारे लोग अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान में रह गए थे, उनका धार्मिक उत्पीड़न होता था। और वहां से लोग भागकर अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए माताएं, बहनें और लोग वहां के भारत आते थे। लेकिन भारत में ससम्मान जिंदगी जीने के लिए जो उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए थी, वह नागरिकता नहीं मिलती थी। हम लोगों ने बहुत पहले कहा था, यदि हमको संसद में बहुमत मिल गया तो बहुमत मिलने के साथ ही हम एक नागरिकता का कानून पास करेंगे, ताकि कोई भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी धार्मिक उत्पीड़न के कारण यदि भारत आता है तो उसे भारत में ससम्मान जिंदगी जीने के लिए हम नागरिकता मुहैया कराएंगे। और आपने देखा, डंके की चोट पर हम लोगों ने संसद के अंदर बहनों भाइयों वह नागरिकता का कानून पास कर दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। जो हम कहेंगे वो हम करेंगे। कांग्रेस से भी बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच कही हैं। आप स्वयं ही यह अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने जो कहा था वो किस हद तक उसे पूरा किया है। हां, कभी कभी यहां के हरीश रावत जी जो नेता हैं कांग्रेस के, वो बराबर कहते हैं कि साहब, ये भारतीय जनता पार्टी वाले 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बना दिए। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी वाले 3 बनावे अथवा 5 बनावे, इससे आपको क्या लेना देना। हमको 10 बनाना होगा, 10 बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी यह व्यक्ति विशेष की राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह एक विचारधारा वाली पार्टी है, एक दार्शनिक अवधारणा वाली पार्टी है। बहनों भाइयों, जो चीजें तय हो जाती हैं कि हमको इस रास्ते पर चलना है, चाहे कोई भी आ जाए, उसको उसी रास्ते पर चलना पड़ता है। बहनों भाइयों, हमारे व्यक्ति का महत्व नहीं है, दल का महत्व है, हमारे यहां विचारधारा का महत्व है। अब इसको लेकर अनावश्यक कांग्रेस जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतनी बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री यहां पर उत्तराखंड में रहा होगा, बहनों भाइयों, कोई मां का लाल,
चाहे यहां का हो अथवा बाहर का हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है, नहीं कह सकता। कांग्रेस का इतिहास देखिए, कांग्रेस जब जब सरकार में रही है, मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, केंद्र के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। लेकिन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सरकार चलाई है, नरेंद्र भाई मोदी की भी सरकार चल रही है। बहनों भाइयों, कोई नहीं कह सकता है कि हमारे किसी मंत्री के दामन पे ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है। आपके पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया आपके खाते में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? जहां हाथ उठाकर बतलाइए, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? राजीव गांधी जी एक भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार लाचारी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था, क्या करें, हम 100 पैसा दिल्ली से भेजते हैं, लेकिन 85 पैसा यह भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ जाता है, बामुश्किल 15 पैसा लोगों की जेब तक पहुंच पाता है। यह राजीव गांधी जी ने कहा था। लेकिन बहनों भाइयों, इस चुनौती को मोदी जी ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हम व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन करेंगे, सिस्टम में ऐसा चेंज लाएंगे कि दिल्ली से 100 पैसा चलेगा तो 100 का 100 पैसा लोगों की जेब तक पहुंचेगा। वह करके हम लोगों ने दिखा दिया। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की ललक चाहिए, तर्पण चाहिए, सोच चाहिए। वह करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। इसलिए मैं कहने आया हूं बहनों भाइयों, अब तो कांग्रेस सारे देश से साफ हो रही है। पता नहीं क्यों, कभी कभी आप लोग वोट दे देते हैं और वो कांग्रेस केवल आकर उत्तराखंड में डुबकी हुई है। अब उसको उत्तराखंड में भी मत आने दीजिए। यह मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। अरे के नेताओं को क्या हो गया? आपने देखा होगा, जिस समय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर संसद में बहस चल रही थी, तो कांग्रेस के नेता राहुल जी खड़े हो गए और उन्होंने जो भाषण किया, क्या क्या भाषण कर डाला उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान दोस्त हो गए। बहनों भाइयों, शायद आजाद भारत का भी इतिहास उन्होंने पढ़ा नहीं। प्राचीन इतिहास तो पढ़ा ही नहीं होगा, मध्ययुगीन इतिहास तो पढ़ा ही नहीं होगा, आजाद भारत का इतिहास तो उन्होंने नहीं पढ़ा है। मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं, भाजपा सरकार आने के बाद पाकिस्तान और चीन की दोस्ती नहीं बढ़ी है। आपके ही हुकूमत में, आपका जब शासनकाल था, तभी पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बढ़ी थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पाकिस्तान का सक्सगाम घाटी पर अवैध कब्जा था, और जिस समय सक्सगाम घाटी को पाकिस्तान ने चीन के हवाले किया था, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कोई था तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे। भाजपा का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं था। इतना ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर में जब काराकोरम हाईवे बनवाया चीन, उस समय भारत का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री उस समय नहीं था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिस समय बनना प्रारंभ हुआ, 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा की सरकार नहीं थी। या कांग्रेस के लोग आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है मेरे बहनों भाइयों, देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका समर्थन नहीं चाहती है, बल्कि देश की जनता की आंखों में आंख डालकर उन लोगों का समर्थन चाहती है। अजीबोगरीब हालात इन्होंने पैदा कर दिए। गलवान घाटी में, लद्दाख में भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच आमना सामना हुआ, संघर्ष हुआ, हमारे जवान भी शहीद हुए। लेकिन संसद में खड़े होकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं
कि चीन के तो केवल 2-4 जवान मारे गए और भारत के जवान बड़ी संख्या में मारे गए। सरकार को चुनौती दे रहे हैं, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, 3-4 दिन पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा, हो सकता है टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के खोजी पत्रकार ने एक समाचार पत्र में क्लेक्सॉन जिसका नाम है, उसमें लिखा है कि मैंने चाइना में भी जाकर लोगों से बातचीत करके जो खोजबीन की है उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उस आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गलवान घाटी में भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जो आमना सामना हुआ था, जो संघर्ष हुआ था, उसमें चीन के 38 से लेकर 50 सेना के जवान मारे गए। बहनों भाइयों, उस ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार ने कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा। और आज यह कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हमारे देश के सेना के जवानों की शौर्य, पराक्रम और साहस पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, ऐसी राजनीतिक पार्टियों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब ताकतवर भारत बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था, भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए दुनिया नहीं लेती थी। लेकिन आज हमारा भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। बहनों भाइयों, दुनिया कान खोलकर सुनती है। यह भारत की ताकत बनी है। लोग मानने लगे हैं कि अब भारत पहले जैसा अब कमजोर भारत नहीं रहा है। आपने देखा होगा 4 साल पहले उरी और पुलवामा की घटना हुई थी। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर उरी और पुलवामा में हमारे कुछ सेना जवानों के ऊपर कायराना हमला करके उनकी जानें ली थी। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री, उस समय में भारत का गृह मंत्री था, हम 2-3 लोगों के साथ बैठे और 56 इंच वाले हमारे सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट फैसला किया। और उसके बाद आपने देखा हमारे सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया किया। और मेरे बहनों भाइयों, उस समय सारी दुनिया को हमने 2 टूक संदेश दे दिया कि भारत कमजोर भारत नहीं है। यदि किसी ने हमको आंख दिखाई तो हम इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत हुई तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह है भारत की ताकत। लेकिन कांग्रेस के लोग देश की जनता को बराबर या गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, किसी के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद और प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हमारी सरकारों ने जो काम किया है, पिछला कांग्रेस की सरकारों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी सरकार ने नहीं किया है। हमारी सरकार ने फैसला किया सभी को पक्का आवास मुहैया कराएंगे। मैं तो यहां सबके पास पक्का आवास देख रहा हूं। क्या झोपड़ी बड़ी तो होती नहीं, झोपड़ी तो नहीं होती है। लेकिन बहनों भाइयों, हम लोग सारे देश में करोड़ों पक्का मकान बनाकर उन लोगों को दे चुके हैं जिनके पास कच्चा मकान था। और उत्तराखंड में भी जिन लोगों के पास कच्चा मकान रहा है अथवा जिनके पास पक्का मकान नहीं है, उनको भी पक्का मकान बनाकर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, किसी प्रधानमंत्री ने पहले नहीं सोचा हमारे गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की माताएं बहनें घर में खाना बनाती हैं लकड़ी जलाकर,
धुएं के रहते हुए खाना बनाती हैं, अंगीठी जलाकर धुएं से आंखों में पानी आता रहता है, खाना बनाती रहती हैं। लेकिन हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, किसी को अब लकड़ी और अंगीठी से खाना बनाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। बोले सबके घर एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम इस आजाद भारत के इतिहास में किसी ने किया है बहनों भाइयों, तो हमारी सरकार ने किया है, किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया। और एक योजना तो हम लोगों की ऐसी है, आयुष्मान भारत की योजना। अब पता नहीं यहां किसी ने आयुष्मान भारत का कार्ड लिया है कि नहीं लिया है, मैं नहीं जानता। आयुष्मान भारत का कार्ड किसी के पास है यहां पर? बहनों भाइयों, आपको जानकारी होगी, पहले गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी पैसा न होने के कारण बीमारी से दम तोड़ देता था, लेकिन अपना इलाज नहीं करा पाता था। लेकिन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हम लोगों ने पक्की व्यवस्था कर दी है, जिसके पास यह कार्ड है 5 लाख रुपए तक का एक साल में उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। बहनों भाइयों, दुनिया में कहीं पर इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। बहुत सारे लोग जिनको नहीं मिला है उनको आगे मिलेगा, यह भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत सारी ऐसी योजना, बहुत विस्तार में जाकर सारी योजनाओं की यहां चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं बहनों भाइयों कि उत्तराखंड में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। एक बहुत ईमानदार, सीधा, सरल और सज्जन व्यक्ति इस समय यहां का मुख्यमंत्री है, उसको बनाइए। और लगातार जब से चुनाव लड़ रहा है वो व्यक्ति, जनता का प्यार उसे खटीमा से हासिल हो रहा है और बराबर वह विधायक बन रहा है। तो मैं आश्वस्त होकर जाऊं, आप लोग जिता देंगे पुष्कर धामी को। समस्याएं इन लोगों ने बहुत सारी दी हैं हमारे सामने, इस क्षेत्र की बहुत सारी समस्या है। कहां है भाई, आप लोगों ने दिया था, कहां है? कुछ लिख कर दिया था, कहां? नहीं, ये है। यहां पर बहुत सारी समस्याएं लोगों ने लिखकर दी है। मेरा यह कहना है कि चुनाव के समय कोई आएगा कहेगा कि ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं झूठ बोलकर आपका समर्थन नहीं हासिल करूंगा। यदि आपका समर्थन हासिल करना होगा तो हम सच बोलकर आपका समर्थन हासिल करेंगे। और इसीलिए मैं कहूंगा, जो हमारे प्रत्याशी हैं, ये क्या फकीर राम जी को कहूंगा, आप चुनाव जीत जाइएगा तो चुनाव जीतने के बाद अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कौन है एमपी यहां का? अजय टमटा जी को लेकर आइएगा। जितना हो सकेगा हमसे उतना मैं करने की कोशिश करूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। झूठा आश्वासन देकर आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा। और मुझे इस बात की खुशी है, मीना गंगोला यहां की विधायक आप लोगों ने बनाया था। अब देखिए, यह केवल भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगा। पार्टी ने मीना गंगोला को कहा कि आप इस बार रहने दो, और फकीर राम टमटा को जो है लाकर अपना प्रत्याशी बना दिया। अब आज मीना गंगोला उनका विरोध नहीं कर रही हैं, मीना गंगोला खुले दिल से फकीर राम का समर्थन कर रही है। बहनों भाइयों, यह दृश्य यदि देखने को मिलेगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, उत्तराखंड को एक सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए, एक समृद्धशाली उत्तराखंड बनाने के लिए, एक स्वाभिमानी उत्तराखंड बनाने के लिए आप सभी का समर्थन चाहिए। सैन्य धाम भी बन रहा है, पुष्कर धामी सैन्य धाम भी बना रहे हैं, 62 या 63 करोड़ रुपया लगा। जो भी हमारे उत्तराखंड के जवान शहीद हुए हैं भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए, सबके नाम अंकित हो गए। मैंने तो उन्हें यह भी सुझाव दिया है, शिलान्यास के समय मैं ही आया था, मैंने उन्हें यह भी सुझाव दिया है, ऐसी व्यवस्था कर दी है कि परिवार के सदस्य घर बैठे भी यदि अपने परिवार के शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो लैपटॉप और मोबाइल से भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।
उन्होंने आश्वस्त किया है इस काम को करेंगे। सेना के जवानों के भी बहुत सारे मामले थे। 1 रैंक 1 पेंशन लंबे समय से कांग्रेस की सरकार ने इसे लटका रखा था, हमारी सरकार ने ही आकर इसे पूरा किया। सेना के जवानों का मान सम्मान स्वाभिमान बनाकर रखना, यह हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा कमिटमेंट है। जो भी चुनौतियां आएंगी, जो भी सामने कठिनाइयां आएंगी, उनका समाधान हम सब लोग निकालने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो बहनों भाइयों, इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार मैं पुनः अपनी तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। फकीर राम टमटा को भारी मतों से जिताकर आप उत्तराखंड